तो लोक पहल के इस आभासी मंच पर पुनः आप सबका बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस रविवासरी श्रृंखला में हम लोगों ने जो आज का विषय चुना है वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और आज का विषय है हमारा, जिस विषय को लेकर आज हम लोक पहल के मध्य उपस्थित हुए हैं, वह विषय है राष्ट्र गौरव, शिवाजी और भारत की एकात्मकता। आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आज का विषय केवल ऐतिहासिक संदर्भ का है, इसका प्रसंग ऐतिहासिक है। लेकिन हम जैसे राष्ट्र गौरव की बात करते हैं, तो राष्ट्र गौरव की जैसे ही बात करते हैं तो उसका सीधा समीकरण स्थापित होता है भारत की एकात्मकता से। भारत की एकता और अखंडता, तो दो तीन लोगों को बोल दो। तो राष्ट्रीय एकात्मकता की बात करते हैं तो राष्ट्र की सुरक्षा की बात आती है, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात आती है। और जैसे ही हम लोग इसे शिवाजी का स्मरण करते हैं तो इतिहास का वह पक्ष खड़ा हो जाता है, जिसमें इतिहास का वह युग खड़ा हो जाता है जब से हम शिवाजी से के नाम के साथ एक राष्ट्रीय अभ्युदय का प्रसंग देखते हैं। शिवाजी से पूर्व का जो कालखंड है वह 712 से ही लेकर के भारतीय इतिहास का एक अंधकार युग या धुंधला पक्ष कह सकते हैं, इसलिए कि भारत की राजश्री लुट रही थी, भारत से भारतीयता जा रही थी, और भारत की एकता और अखंडता बहुत गहरे रूप से प्रभावित थी। और जैसे ही हम जब शिवाजी का नाम उल्लेख करते हैं तो शिवाजी ने इस राष्ट्र की रक्षा की है। कोई भी देश अपनी सभ्यता और संस्कृति के आधार पर ही वर्षों तक टिका रह सकता है। और इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि भारत ऋग वैदिक काल से और आज तक अपने अस्तित्व को सुरक्षित बताए बनाए रखे हुए है। तो उसका एकमात्र कारण भारत की सभ्यता और संस्कृति है। किसी भी देश की जब संस्कृति कमजोर होती है तो वह राष्ट्र बीच बीच में अंधकार युग में चला जाता है, सुषुप्ता अवस्था में चला जाता है। और भारत की सभ्यता और संस्कृति का आधार इस देश की जीवन शैली, अर्थात इस देश का सनातन धर्म रहा है। शिवाजी के विषय में कवि महाकवि भूषण ने कहा है कि अगर शिवाजी न होते तो सुनत होती सबकी, राष्ट्र का धर्मांतरण होता, मतांतरण होता, और यह राष्ट्र एक गहरे अंधकार के युग में जाता, इस देश की सभ्यता और संस्कृति विनष्ट होती। संस्कृति के 4 अध्याय में रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि जब भी किसी देश की सभ्यता, संस्कृति, समाज और उसकी प्रशासनिक व्यवस्था एक सीध में होती है, एक संरेख में होती है, हाँ, किसी देश की सभ्यता, संस्कृति, उस देश का समाज और प्रशासनिक व्यवस्था जब एक सीध में होती है, एक लाइन में होती है, तो वह उस युग का स्वर्ण काल होता है। गुप्त काल, मौर्य काल इसी स्वर्ण काल का अध्याय है। लेकिन संक्रमण के कालखंड में सनातन को किस तरह पुनर्स्थापित किया जाए, पुनर्जीवित किया जाए, अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पाद पादशाह, हिंदू पाद पादशाही में वीर सावरकर ने लिखा है कि शिवाजी का जो कालखंड है भारतीय इतिहास के अभ्युदय का कालखंड है। उन्होंने सनातन की पुनर्स्थापना की, सनातन की पुनर्व्याख्या की और सनातन को प्रतिस्थापित किया। इसलिए शिवाजी राष्ट्र के गौरव हैं। अगर राणा प्रताप और महाराणा प्रताप और शिवाजी को, मैं नहीं कहता कि अन्य लोगों का कोई योगदान नहीं है, लेकिन अगर महाराणा और शिवाजी को अगर हम निकाल दें तो हमारी स्थिति बड़ी विचित्र हो जाती है। हमारी स्थिति इसलिए विचित्र हो जाती है, हरदीप जी से निवेदन करूंगा कि माननीय संयोजक लोक पहल डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी आ गए हैं, उनको पैनल में ले लीजिए। तो बड़ी स्थिति विचित्र हो जाती है। शिवाजी और महाराणा प्रताप ने मतांतरण का गहरा प्रतिरोध किया है, और प्रतिरोध के प्रबल पक्षकार, पक्षपोषक और सनातन की प्रतिस्थापना के रूप में वीर शिवाजी राष्ट्र के गौरव हैं। और वो नहीं होते, उनकी नीति नहीं होती, उनकी विशालता नहीं होती, सनातन के प्रति, इस धर्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, सभ्यता और संस्कृति के प्रति अपना जो उत्तरदायित्व दिवा शिवाजी के अगर मन मस्तिष्क में, हृदय में नहीं आता, तो भारत की बड़ी
भारत का बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक पराजय हुआ होता। इसीलिए शिवाजी भारतवासियों के लिए राष्ट्र गौरव हैं, राष्ट्र के आभूषण हैं, राष्ट्र के रक्षक हैं, और सनातन के हृदय हैं, सनातन के हृदय सम्राट हैं। लाखों हिंदुओं के, करोड़ों असंख्य हिंदुओं के मन मानस के संरक्षक हैं। ऐसे राष्ट्र गौरव वीर शिवाजी पर आज हम एक इतिहासकार, संघ विचारक, एक युवा इतिहासकार, एक पैनी दृष्टि रखने वाले के विचार डॉक्टर भावेश जी को सुनेंगे। सर्वप्रथम मैं लोक पहल का एक संक्षिप्त परिचय परंपरा के अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूं। लोक पहल के, जैसे मैं जहां से बोल रहा हूं और उसके पीछे पार्श्व पृष्ठ में जो दिखाई दे रहा है, जो पांच महाभूत, हमारे पांच आदर्श दिखाई दे रहे हैं, वह हैं पूज्य प्रोफेसर राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जू भैया, उप आख्यान रज्जू भैया के नाम से लोकप्रिय नाम के से जाने जाते हैं। वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के भौतिक विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चतुर्थ सर संघ चालक थे और लोक पहल के आदर्श हैं। अपना संपूर्ण जीवन सरलता, सहजता, सौम्यता के साथ उन्होंने राष्ट्र को समर्पित कर दिया। तन, मन और धन, अगर तीन का समर्पण होता है तो उस अद्वितीय पुरुष का नाम है राजेंद्र सिंह उप आख्यान रज्जू भैया। प्रयागराज में उनकी जितनी वसुंधरा थी, वह भारत के समाज के लिए, भारत के सनातन के लिए, भारत की संपूर्णता के लिए, भारत की दिव्यता और भव्यता के लिए उन्होंने समर्पित कर दी। ऐसे पूज्य रज्जू भैया, जिन्होंने जीवन पर्यंत समाज में, समाज की जाति व्यवस्था के बंधनों से निकालकर भारत में सामाजिक सौहार्द, भारत में सामाजिक समन्वय का वीणा वीणा और उसका राग जो बजाया, उस महान व्यक्तित्व का नाम है राजेंद्र सिंह रज्जू भैया जी। दूसरे जो हमारे बड़े महनीय नाम हैं, वह हैं भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी। मदन मोहन मालवीय जी स्वदेशी के पुरोधा थे। स्वदेशी का आग्रह भारतवासियों को सर्वप्रथम स्वदेशी का आभास और अनुभूति 1905 के बंग भंग विभाजन में हुआ था। और भारत को किस तरह हम लोग भारत के रास्ते पर लेके चलें, उसके लिए जरूरी था कि हम आधुनिक शिक्षा प्रणाली को और अपनी प्राचीन शिक्षा प्रणाली को भी सहेज के रखें। और इस सहेजने वाली कड़ी का नाम है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी। आपने प्राच्य और पाश्चात्य और प्राचीन, जो पूरब की संस्कृति और शिक्षा है और जो पश्चिम की संस्कृति और शिक्षा है, दोनों की आवश्यकता है, क्योंकि हम विश्व से भी जोड़ेंगे। और भारत के अतीत की जो शिक्षा पद्धति का उन्नयन है, जो ज्ञान का अथाह भंडार है, जो हमारी थाती है, जो हमारे अनुभव का अगाध संचयन है, उसको भी हम साथ लेके चलेंगे। तो ऐसे पूज्य पंडित मदन मोहन मालवीय जी हमारे आदर्श हैं, महामना हमारे आदर्श हैं। आदर्श इस रूप में भी हैं कि 1910 में उन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना भारत की सनातन की संरक्षण के लिए, रक्षा के लिए किया था। वो सदैव हिंदुत्व, हिंदुस्तान और भारतीयता का विमर्श चलाते रहे। और भारत में पराजय क्यों हुआ, भारत इतना अंधकार युग में क्यों गया, इस पर एक गहरा विमर्श और एक गहरा चिंतन जिस पुनीत व्यक्तित्व का है, वो है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, अंत से उदय, जो समाज के आखिरी पायदान पर खड़ा है, जो समाज के आखिरी सोपान पर खड़ा है, उसके चेहरे पर लाली, उसके सम्मुख भोजन की थाली। यह उपलब्धता, जो अंत्योदय की दृष्टा थे, जो अंत्योदय की दृष्टि थी और भारतीयता के उन्नयन की जो दृष्टि थी, ऐसे एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिन्हें हम दीनों के बंधु, दुखियों के बंधु कहते हैं, वो हमारे लोक पहल के महनीय आदर्श हैं। भारत में मंदिरों का संरक्षण होगा, क्योंकि मंदिर हमारे सांस्कृतिक केंद्र हैं। हमारे राष्ट्रवाद की अलग का दीप प्रज्वलित करने का काम इन्हीं मंदिरों से होता है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव, यह भारत के तीन प्रतीकात्मक प्रतीक पुरुष हैं, जिनसे इस देश की सभ्यता और संस्कृति का निर्धारण होता है। राम का जन्म, भगवान श्री राम का जन्म, जिनके प्रति लाखों, असंख्य, करोड़ों
हिंदुओं का की आत्मिकता जुड़ती है, उनका जन्म अयोध्या में हुआ था। अयोध्या में उस महाप्रभु श्री राम के म- मंदिर को आक्रांता बाबर के द्वारा तोड़ा गया। उस मंदिर का पुनः प्रतिस्थापना हो, वह एक मंदिर मात्र नहीं था, वह ईंट गारे का एक ढांचा नहीं था, एक संरचना नहीं थी। वहां टूटा हुआ था भारत का मनोविज्ञान। कोई भी विदेशी आक्रांता आता है तो आपको मनोवैज्ञानिक रूप से पराजित करने के लिए आपके प्रतीक चिन्हों पर, आपकी आस्था के केंद्रों पर आक्रमण करता है। इसकी कसक, इसकी ठसक पूज्य ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी में इसकी सूक्ष्म समझ और पकड़ थी। इसलिए राम मंदिर आंदोलन को शिखर पर पहुंचा करके एक सांस्कृतिक स्वतंत्रता से के बंधनों से मुक्त कराया राम मंदिर आंदोलन को। ऐसी ऐसे तेजस्वी पुरुष जो भारत में, भारत के सांस्कृतिक आजादी के प्रतीक हैं, भारत की सांस्कृतिक स्वतंत्रता के प्रतीक हैं, साथ ही भारत के जो जाति के बंधन हैं, उन बंधनों को शिथिल करके किस तरह राष्ट्र को हम प्रखर बनाएंगे, तेजस्वी बनाएंगे, और जाति नामक संस्था से हट करके हम जाति नहीं हैं, हम हिंदू पहले हैं, तब हमारी कोई जाति हो सकती है। अगर हिंदुत्व, हिंदुत्व एक बरगद का विशाल विशाल वृक्ष है, हिंदुत्व विशालता का नाम है, उसी के अंदर हम समाहित हो सकते हैं। हम पहले न तो वर्ण हैं, न तो वर्ण के बाद हमारी जातियां हैं। हमारी मौलिक पहचान हमारे सनातन से है, हमारे हिंदुत्व से है। उस हिंदुत्व के संरक्षक, उस हिंदुत्व का प्रायोगिक जन आंदोलन, जन आंदोलनात्मक स्वरूप प्रतिस्थापित करके जन जन में जय श्री राम का गूंज करा देने वाले उस नायक का नाम है ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी। वह हमारे लोक पहल के आदर्श हैं। लोक पहल के एक अन्य आदर्श हैं पूज्य अशोक जी सिंघल। अशोक जी सिंघल का नामोच्चारण होते ही रगों में एक खून की गर्मी आ जाती है। उस विपरीत परिस्थिति में जब हिंदुत्व का नाम लेना इस देश के लिए सेकुलरिज्म के तथाकथित छद्म धर्मनिरपेक्षियों ने भारत में एक ऐसे मनोविज्ञान का विकास कर दिया था जिसका तोड़ना बड़ा मुश्किल था। उस मनोविज्ञान के कुचक्र को, व्यूह रचना को तोड़ते हुए उन विकट परिस्थितियों में राम मंदिर आंदोलन की हम हैं हिंदू 60 करोड़ ताला देंगे तोड़ मरोड़, और उसे जन आंदोलन के रूप में, जनता के हिंदुत्व के आंदोलन के रूप में परिवर्तित करने वाले प्रखर तेजस्वी वक्ता और कुशल संगठक श्रीमान अशोक जी सिंघल हमारे आदर्श हैं। इन्हीं पंच महाभूतों को लेकर के लोक पहल आगे बढ़ता है। और लोक पहल का एक अन्य श्रेय प्रेय पाथेय है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदर्शों के साथ कदम ताल करते हुए आगे बढ़ना, उस विचार को, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को निरंतर गति प्रदान करना। और साथ ही हमारे लोक पहल के जो माननीय संयोजक हैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी, वो प्रयाग विश्वविद्यालय से हैं। जो हमारे अन्य कर्ता हैं वह हैं अविनाश पार्थेट, प्रोफेसर अविनाश पार्थेटकर सर। वो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जैनपुर से हैं। प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह जी, वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर चंद्र किशोर जी, डॉक्टर ऋषिकेश जी, आज के वक्ता डॉक्टर भावेश द्विवेदी जी, डॉक्टर हर्षमणि सिंह जी, ऐसे अन्यान्य कार्यकर्ताओं से, सनी कुमार जी, प्रभाकर ठाकुर जी जैसे लोगों से, अन्यान्य कार्यकर्ताओं से मिलकर हमारा लोक पहल बनता है। और लोक पहल निरंतर अपनी यात्रा करता रहता है और हम लगातार समाज को जगाते रहते हैं। इस विषय पर विषय प्रवर्तन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं, जिसका आज का विषय है राष्ट्र गौरव, शिवाजी और भारत की एकात्मकता। मैं लोक पहल के माननीय संयोजक डॉक्टर विजय कुमार सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि आज के विषय का आरंभ करें। और इसके पहले हरदीप जी से मैं कहूंगा कि अमन गुप्ता हमारे बड़े कार्यकर्ता हैं और प्रत्येक दिवस रहते हैं, इनको आप पैनल में ले लीजिए, अमन गुप्ता जी को। जी भाई साहब। नमस्कार। आज इस आभासीय मंच पे अपने लोक पहल के महत्वपूर्ण कार्यकर्ता डॉक्टर भावेश द्विवेदी जी का वक्तव्य, एक महान देशभक्त क्रांतिकारी और हम सब लोगों के प्रेरणा स्रोत, भारतीय की परंपरा और भारत के प्रति निष्ठा कैसे रखी जाए, इसके उदाहरण शिवाजी और उनके समग्र
व्यवहार पे जो विषय प्रस्तुत होने जा रहा है वो हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक आदर्श है और हम सब लोगों को उसको गंभीरता से सुनना चाहिए। वीर शिवाजी का महत्व इतिहास में जितना इतिहास के पुरुषों द्वारा बताया गया है, हमारे पूर्वजों द्वारा बताया गया है, पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से हम लोगों को जो जानकारी मिली है, उसका सबका महत्व तो इसी से पता चल जाता है कि जितना इतिहास के पुरुषों में सर्वांगीण विकास और देश को विनाश से बचाने में वीर शिवाजी का नाम हम लोग लेते हैं, उतना ही महत्व भारत के संविधान में संविधान निर्माताओं ने भी उनको महत्व दिया है। तो आज ये हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण का विषय है और न हमारे इतिहास पुरुष मात्र है, न हमारे देश के अन्य वीरों में से वीर हैं, योद्धा हैं, बल्कि हमारे संविधान के भी महापुरुषों में से एक ऐसे महापुरुष हैं जिनको आदर्श मान के संविधान के निर्माताओं ने संविधान के पन्नों में प्रमुख स्थान दिया है। तो ऐसे महापुरुष के जीवन पे और संविधान की रक्षा करना है तो हमको शिवाजी के आदर्शों पे चल के भारत की भी रक्षा करनी। भारत की रक्षा से ही जो है देश और संविधान का रक्षा हो पाएगा। तो भारत की रक्षा शिवाजी का दृष्टि रखते हुए हमको और शिवाजी के रक्षा करने का रक्षा कवच जो भारत संविधान के माध्यम से हमको मिला है, उसकी रक्षा का व्रत और उन सारी चीजों की जानकारी का संकल्प भी हम लोगों को लेना है। तो ऐसे महत्वपूर्ण विषय पे भावेश जी के विचारों को, डॉक्टर साहब के विचारों को हम लोग सुने और लोक पहल के मंच से जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हम सफल हो सके वो सफल हो। दो बातें और कहेंगे कि लोक पहल के सदस्यता अभियान में हम अपनी वेबसाइट के माध्यम से जाएं और ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने में सभी का सहयोग मिले। और दूसरा, लोक पहल के सभी सोशल मीडिया नेटवर्क से हम जुड़े और उसको सब्सक्राइब करें, जिससे लोक पहल के विचार जन जन तक पहुंचाने में हम सहयोगी और एक निभा सकें। यही कह के हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और भावेश जी से आग्रह करते हैं कि वह आए और बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आपने बिल्कुल कहा, लोक पहल के इस वेबसाइट को, इस आभासी मंच का महत्ता इसी में है कि हम अधिक से अधिक इसकी सदस्य संख्या बढ़ाएं। और मेरा समस्त श्रोताओं से केवल निवेदन है कि हम राष्ट्र के लिए केवल आपके एक हफ्ते में 1.5 घंटे मांगते हैं, 2 घंटे मांगते हैं। हमारे फेसबुक चैनल को अधिक से अधिक लाइक करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और हमारे ये समस्त जितने कार्यकर्ता हैं, हमारा लाइव प्रसारण हो रहा है, उन सभी समस्त श्रोताओं से मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि यह राष्ट्र के लिए एक अभूतपूर्व आपका योगदान होगा, क्योंकि हम राष्ट्र जगाने वाले हैं। लोकपहल का मुख्य काम है भारत की लोक चेतना को, लोक मानस को जागृत करना, उसे राष्ट्रवाद की ओर उन्मुख करना है। हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता राय साहब जी हमसे जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत स्वागत, अभिनंदन। और डॉक्टर भावेश जी की महत्वपूर्ण उद्घोषणा के बाद हमारा जो डॉक्टर हर्षमणि जी, सनी कुमार जी अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणियां देंगे। राय साहब जी टिप्पणी देंगे, युवा हैं, युवा प्रमुख हैं स्वदेशी जागरण मंच के प्रांत के। तो मैं बहुत समादर के साथ आज आमंत्रित करता हूं अपने अनुज और युवा दृष्टि के, नवीन दृष्टि के सनातन इतिहासकार और संघ के विचारक डॉक्टर भावेश द्विवेदी जी को। धन्यवाद सर। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित हमारे लोक पहल के संयोजक आदरणीय डॉक्टर वीके सिंह सर, हमारे अग्रज डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी सर, डॉक्टर हर्षमणि सिंह सर, राय साहब और हमारे जो कार्यकर्ता और श्रोतागण यहाँ उपस्थित हैं, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। लोक पहल मेरा अपना मंच है, मैं इसका एक बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और हम सभी मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि ये अधिक से अधिक हमारे भारतीयों तक पहुंचे। एक बहुत विशाल व्यक्तित्व, एक बहुत महान शासक, एक अजय योद्धा के विषय में बोलने के लिए आज मुझे कहा गया है। पहले तो मैं यही सोच रहा था कि इतने विशाल व्यक्तित्व को शब्दों में बांधूं तो कैसे बांधूं। एक छोटा सा प्रयास किया है मैंने और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी उसे सुनेंगे। और उसको प्रारंभ करने से पहले मैं महाकवि दिनकर की पंक्तियों की
की कविता की एक पंक्ति है, कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, खम ठोक ठेरता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। दिनकर जी की ये जो 4 पंक्तियां हैं, ये बिल्कुल शिवाजी के व्यक्तित्व को विवेचित करती हैं कि जिस प्रकार नर अगर अपने जिद पर आ जाए, अपने जुनून पर आ जाए, तो संभवतः ईश्वर उसे उतनी शक्ति देता है कि वह चट्टान को भी ठेल सकता है। तो ठीक उसी प्रकार से अपने समय में शिवाजी राजे ने एक पर्वत को ही ठेरा था। अगर आप समकालीन इतिहास को देखें तो उस वक्त, उस पूरे कालखंड में, पूरे भारत में एक अकेला व्यक्ति था जिसने सीधे सीधे मुगल शहंशाह को चुनौती दी थी, उसकी आंखों में आंखें डालकर। भारत की भूमि कभी भी वीरों से खाली नहीं रही। आप भारत में जिधर भी नजर उठाएंगे, आपको वीरों की गाथाएं, उनका शौर्य, उनके साहस की चर्चा मिलेगी। चाहे वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे समुद्रगुप्त पराक्रमांक हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे हमारे चोल शासक हों, चाहे आला और उदल हो। लेकिन उन सब में जब छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम लिया जाता है तो ये बात और विशिष्ट हो जाती है, क्योंकि जो कालखंड था, उस कालखंड में छत्रपति शिवाजी के द्वारा जो कार्य किए गए, जिन चुनौतियों का सामना किया गया, वो संभवतः उनके पूर्व किसी अन्य योद्धा या वीर के द्वारा नहीं किया गया। अगर वीरों की बात करें तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर और अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमारे भारतीय वीरों ने, योद्धाओं ने अपने पराक्रम से पूरे विश्व को अचंभित किया है, प्रभावित किया है। और हम सभी जो भारतीय हैं, हम ऐसा मानते हैं, हम हमारे सनातन में ऐसा मानते हैं कि अवतारवाद है। हम विश्वास करते हैं कि जब जब कोई आक्रमणकारी, कोई अत्याचारी निर्दोष लोगों को उत्पीड़ित करता है, उन पर अत्याचार करता है, उनके अधिकारों का हनन करता है, तो कोई न कोई एक महापुरुष या कोई न कोई एक महानायक जन्म लेता है, जो उन उत्पीड़ित लोगों के मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करता है, उन्हें अत्याचारों से मुक्ति दिलाता है। देश, धर्म, संस्कृति और सनातन की रक्षा के लिए हमेशा एक महानायक भारत की धरती पर हमारे सामने आया है, जिसे आने वाली पीढ़ियों ने युगों तक याद रखा है। और इसी में जब हम मध्यकालीन भारत को देखते हैं तो हम पाते हैं कि मुगल शासक औरंगजेब का जो धर्मांधता है, वो अपने चरम सीमा को पार कर चुकी थी। और ऐसे में भारत के पश्चिमी दक्कन, दक्कन शब्द दक्षिण के लिए यूज करते हैं, तो मैं दक्षिण पश्चिम की बात कर रहा हूं। पश्चिमी दक्कन में एक महानायक ने हिंदुत्व और हिंदुओं की रक्षा का बीड़ा उठाया, जिसे इतिहास के पन्नों में श्रीमंत शिवाजी राजे या छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाता है। और ये वो नाम है जो भारतीय युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, और प्रत्येक सनातनी के लिए, हर वह व्यक्ति जो सनातनी है, उसके लिए अपनी धर्म, भूमि, संस्कृति और विरासत की रक्षा का एक संदेश है। उनका व्यक्तित्व सिर्फ एक व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि उनका व्यक्तित्व आज के सनातनियों के लिए, आज के हिंदुओं के लिए एक संदेश है कि आपको अपने भूमि की, अपने धर्म की, अपने संस्कृति की, अपने विरासत की रक्षा करना है, और ये रक्षा करना आपका परम कर्तव्य है। क्योंकि मैं इतिहासकार हूं, इसलिए मैं इतिहास लेखन की बात अवश्य करूंगा। जब हम इतिहास लेखन को देखना शुरू करते हैं, इतिहास लेखन के दृष्टिकोण से, जिसे हम हिस्टोरियोग्राफी कहते हैं, तो इतिहास लेखन की परंपरा के अंतर्गत बहुत से औपनिवेशिक इतिहासकार, कॉलोनियल हिस्टोरियंस हुए, बहुत से मार्क्सिस्ट यानी मार्क्सवादी इतिहासकार हुए, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी के महाराज के व्यक्तित्व को कलुषित करने का प्रयास किया, काले अक्षरों से उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया। लेकिन सनातन में अटूट विश्वास रखने वाला जो हमारा भारतीय जनमानस है, जो भारतीय विद्वान हैं, जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, उन्होंने उनके पूरे नैरेटिव को, उनकी व्याख्या को अस्वीकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के इस महानायक को एक महान शासक, एक प्रजापालक, एक सेनानायक, एक महान योद्धा और अपने भूमि से प्रेम करने वाले महान व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता है। इसके पहले कि हम लोग शिवाजी महाराज के विषय में चर्चा करें, यहाँ पर यह चर्चा करना आवश्यक है कि कोई व्यक्ति एक दिन में, एक क्षण में या एक पल में महान नहीं बन जाता, या जो
महान कार्य हैं वो एक दिन में नहीं होते, वो एक क्षण में नहीं होते, बल्कि उसके पीछे एक बहुत बड़ी पृष्ठभूमि होती है। तो प्रकृति की जो स्थापित व्यवस्थाएं हैं उनके अंतर्गत जन्म लेने वाला एक सामान्य बालक शिवाजी आगे चलकर इस भारतवर्ष का महानायक और महानतम योद्धा कैसे बना, तो इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है नारी शक्ति परम आदरणीय उनकी माता जीजाबाई, उनके आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास को, और उनके प्रारंभिक जीवन के शिक्षक और उनके संरक्षक दादोजी कोंडदेव। ये तीन ऐसी महान विभूतियां हैं जिनके प्रयासों से एक सामान्य बालक शिवाजी एक महानायक शिवाजी के रूप में परिवर्तित हो गया। इन्होंने शिवाजी के जीवन में उन मूल्यों की स्थापना किया जिनका उल्लेख हमारी धार्मिक व्यवस्थाओं, हमारे धर्म ग्रंथों, हमारी परंपराओं, रीति रिवाजों में किया जाता है। और उसके साथ ही साथ उनके व्यक्तित्व का चहुमुखी विकास हुआ, जिसके दम पर न केवल भारत में एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना हुई, अपितु छत्रपति की पदवी के साथ एक महान शासक एवं योद्धा का कुशल, कल्याणकारी, सफल नेतृत्व प्राप्त हुआ, जो देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण था और मुगलों के विरुद्ध, उनके अत्याचार के विरुद्ध, उनकी धर्मांधता के विरुद्ध चल रहे संघर्ष में एक सफल नेतृत्व बनकर उभरा। यहां पर मैं एक पल के लिए आप सब लोगों से एक निवेदन करूंगा कि एक इमेजिनेशन करके देखिए, एक कल्पना करके देखिए कि पूरा उत्तर भारत में मुगल बादशाह की बादशाहत स्थापित है। यानी पूरे उत्तर भारत में कोई व्यक्ति मुगल सम्राट के खिलाफ खड़ा नहीं हो रहा। और अब हम विंध्य पर्वत को पार करके जब दक्षिण में चलते हैं तो बीजापुर, गोलकुंडा, खानदेश, बरार, अहमदनगर जैसे छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य हैं जो मुगल बादशाह के सहधर्मी हैं और मुगल बादशाह को कर देते हैं, उसके करद हैं, उसको टैक्स देते हैं। आप जरा इस बात की कल्पना मात्र करिए, इसे अपने इमेजिनेशन में स्थान दीजिए कि अगर उस वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज न उठकर खड़े हुए होते, अगर उस वक्त एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना न हुई होती, अगर उस वक्त शिवाजी राजे अपनी तलवार खींचकर रणभूमि में न उतरते, तो शायद मुगल सम्राट औरंगजेब ने जो स्वप्न देखा था वह स्वप्न पूरा हो जाता और निस्संदेह रूप से जो वो चाहता था भारत को के स्वरूप में परिवर्तन करना, वो परिवर्तन वह कर ले। वो परिवर्तन नहीं हो पाया सिर्फ इसलिए क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज उसके सामने अपनी नंगी तलवार लेकर खड़े हो गए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस वक्त दबे हुए, सताए हुए, तलवारों के, हथियारों के, तोप के गोलों के दम पर डराए हुए हिंदुओं का न केवल नेतृत्व किया, बल्कि उनके मर चुके आत्मगौरव को, मृतप्राय हो चुके उनके आत्मगौरव को जगाया और पूरे देश में एक संदेश दिया कि सनातन अमर है, सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा, हिंदुत्व था, हिंदुत्व है और हिंदुत्व रहे। क्योंकि एकात्मकता के विषय तक आते आते एक लंबा कार्यकाल है छत्रपति शिवाजी महाराज का। उनका प्रतिदिन एक चुनौती है, उनका प्रति जो है वह चुनौतियों से घिरा हुआ है। ऐसे में एक लिमिटेड टाइम में सारी बातों पर विचार करना संभव नहीं होगा। तो जो मुख्य मुख्य बातें हैं मैं उन पर आ रहा हूं कि शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को पश्चिमी दक्कन के महाराष्ट्र के पुणे जिले के जुन्नार गांव के पास स्थित शिवनेरी दुर्ग में हुआ। और उनके पिता शाहजी राजे जो भोसले परिवार से थे और उनकी माता जीजाबाई जो जाधव राव कुल से संबंधित थी। शिवाजी के पिता स्वयं एक सामंत थे और उस वक्त बीजापुर के सुल्तान की सेवा में थे। अहमदनगर सल्तनत, बीजापुर सल्तनत में वो अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे थे। और शिवाजी ने बचपन से ही सामंतवादी व्यवस्था और इन सल्तनतों के अंतर्गत हिंदुओं की स्थिति को भली भांति देखा था, क्योंकि उनके ज्येष्ठ भ्राता शंभोजी भोसले, उनके पिता की दूसरी धर्मपत्नी तुकाबाई मोहिते, उनका पुत्र वेंकोजी राजे, वे सब उनके पिता के साथ थे। तो ऐसे में बालक शिवाजी का पूरा जो झुकाव था, बालक शिवाजी का जो पूरा स्नेह था, वो अपनी माता जीजाबाई से बहुत अधिक था। और यही वजह है कि उनकी माता जीजाबाई के व्यक्तित्व का सर्वाधिक प्रभाव शिवाजी के ऊपर पड़ा। दादाजी कोंडदेव के निर्देशन और माता जीजाबाई के संरक्षण में
शिवाजी का जीवन सदाचारी, नैतिकता, अनुशासन, अदम्य साहस और निर्भीकता से भर चुका था। यानी बालक शिवाजी से होकर जो तरुण शिवाजी है, वह पूरी तरह से अपने राष्ट्र, अपने देश, अपने स्थिति, अपने लोगों को देख रहा था, और उसकी जो भावनाएं थी वह पूर्ण रूप से उनसे जुड़ी थी, उनकी समस्याओं को के निराकरण से जुड़ी थी। शिवाजी का विवाह 14 मई 1640 को सईबाई निंबालकर के साथ संपन्न हुआ, और उन्हीं दोनों की संतान संभाजी शिवाजी भोसले के रूप में हमारे सामने आती है। यहाँ पर कभी कभी विद्यार्थियों को एक कंफ्यूजन होता है कि राजा राम कौन है और संभाजी कौन है। तो मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि संभाजी शिवाजी की पहली धर्मपत्नी सईबाई निंबालकर से जन्म लेते हैं, और उनकी दूसरी धर्मपत्नी सोयराबाई मोहिते से उनकी दूसरी संतान राजा राम का जन्म हुआ। इसके अतिरिक्त तो कई और विवाह हैं, लेकिन उनका उल्लेख यहाँ पर करने का कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं शिवाजी के सैनिक उत्कर्ष की। तो शिवाजी एक कुशल नेतृत्वकर्ता थे और एक संगठनकर्ता थे। तो उन्होंने पश्चिमी तट के पास का लगभग 31 किलोमीटर लंबा, और उस वक्त शिवाजी के समकालीन वो लगभग 110 से 150 किलोमीटर लंबा क्षेत्र था। आज के समय में तो काफी छोटा हो गया, लेकिन उस समय उसकी लंबाई 110 से 150 किलोमीटर थी और चौड़ाई लगभग 31 किलोमीटर का वो पश्चिमी तट के का पूरा एक क्षेत्र था जिसको मावल कहते हैं। और उस मावल क्षेत्र में जो लोग थे वो शारीरिक रूप से बड़े सुदृढ़ और साहसी थे, जिनका पूरा का पूरा नेतृत्व शिवाजी ने अपने हाथों में लिया, और मावल प्रदेश के लोगों को अपने साथ लेकर शिवाजी ने अपने सैनिक उत्कर्ष को प्रारंभ किया। कहते हैं कि जब प्रकृति आपको कुछ देना चाहती है, भाग्य आपको कुछ देना चाहता है, या ईश्वर ने आपको किसी महान कार्य के लिए पैदा किया है, तो वह मार्ग बनाता जाता है। और जैसे जैसे शिवाजी का सैनिक उत्कर्ष होता जा रहा है, तो वे बीजापुर सल्तनत के विरुद्ध अपने अभियानों को प्रारंभ कर रहे हैं, और बीजापुर के सुल्तान के दृष्टिकोण में शिवाजी की उद्दंडता जो है वह बढ़ती जा रही है। ऐसा दृष्टिकोण उनके बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह का है। बीजापुर सल्तनत के विवादों का फायदा उठाकर शिवाजी राजे ने मावल प्रदेश के विभिन्न जातियों के निवासियों को भरोसे में लेकर संगठित करके उन्हें सेना में परिवर्तित किया, और सुल्तान की बीमारी का फायदा उठाते हुए उन्होंने अब दुर्ग यानी किलों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। इसमें सबसे पहले किलों का नाम है रोहितेश्वर, उसके पश्चात तोरणा, फिर राजगढ़ के बाद चाकन तक के किलों को जब शिवाजी ने जीता तो उनको एक प्रसिद्धि की प्राप्ति हुई। उनके सैन्य उत्कर्ष, उनके सैन्य साहस को सराहा गया। लेकिन इसके आगे जब शिवाजी राजे ने एक ऐसे किले को जीता जिसको जीतना तो दूर की बात, जिस पर चढ़ाई करना भी एक बहुत ही दुष्कर कार्य, बड़ा मुश्किल कार्य समझा जाता था। मैं कोंढाना की ही बात कर रहा हूँ, कोंढाना दुर्ग। और कोंढाना दुर्ग को जीतने के साथ ही शिवाजी की ख्याति दिल्ली दरबार तक पहुंच गई। आप समझ सकते हैं कि दिल्ली दरबार, मैं जिसे ख्याति का नाम दे रहा हूं, वह दिल्ली दरबार में जब पहुंचेगा तो वो ख्याति के रूप में नहीं पहुंचेगा, बल्कि वो शिकायत के रूप में पहुंचेगा। तो निस्संदेह रूप से ऐसे में शिवाजी राजे की जो शिकायत है, या हमारे नजरों में जो उनकी ख्याति है, वो दिल्ली दरबार तक पहुंच जाती है। और दिल्ली दरबार में उनकी बात पहुंचने के बाद अब शिवाजी जो है वह वहां एक विरोधी के रूप में उनकी गणना की जा रही है। इन किलों को जीतने में के साथ ही जो उनकी सैन्य शक्ति बढ़ी, उसको वहां पर अब एक माइल स्टोन आ रहा है। अब उसे माइल स्टोन में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये शिवाजी के लिए आवश्यक था कि उनकी सैन्य शक्ति और उनकी ख्याति को अब एक पहचान मिले। और वह पहचान मिली 1656 में, जब दक्कन के यानी दक्षिण के मुगल सूबेदार शहजादा औरंगजेब से शिवाजी की जुन्नार के पास सीधी मुठभेड़। ये मुठभेड़ ज्यादा लंबी नहीं चल पाई, क्योंकि उसी वक्त शाहजहां की बीमारी की खबर औरंगजेब को मिली और सत्ता को हस्तगत करने के लिए वह उत्तर भारत की ओर भाग आया। लेकिन यह जो मुठभेड़ थी, इस मुठभेड़ ने शिवाजी को औरंगजेब की नजरों में ला दिया था। औरंगजेब ये समझ चुका था कि दक्कन में अगर कोई, तो वह कोई और नहीं बल्कि शिवाजी शाहजी का। और यहां पर से शिवाजी ने हिंद स्वराज
या हिंदवी स्वराज का परचम बुलंद कर दिया। यही वह माइलस्टोन है, यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां से शिवाजी ने अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि उनके जीवन का लक्ष्य है हिंद स्वराज की स्थापना करना, हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना। और यह करने के लिए शिवाजी ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से अब दक्कन ही नहीं बल्कि दिल्ली दरबार तक समझ में आ चुका था। कई बार ऐसा होता है कि इतिहास की किताबों में वो नाम नहीं दर्ज होते, या कई बार बातचीत में, परिचर्चाओं में भी वो नाम नहीं दर्ज होते। मैं यहाँ पर एक बात जरूर अपनी तरफ से स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब शिवाजी आगे बढ़ रहे थे तो हम सभी जानते हैं कि कोई भी महान नेतृत्वकर्ता अकेले आगे नहीं बढ़ता, उसके पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ होती है, उसके पीछे एक टीम होती है, उसके पीछे एक लोग होते हैं। तो जब शिवाजी ने स्वराज का परचम बुलंद किया तो उस परचम को संभालने के लिए और उस पर के लिए अपने जीवन की आहुति देने के लिए जो तैयार हुए, उनका नाम मैं अवश्य लेना चाहूंगा। येसाजी कंक, बाजी पासलकर, बापूजी मुदगल, नरहेकर देश पांडे, काऊजी कोंढालकर, जीव महाला, कान्होजी जेधे, बाजी प्रभु देश पांडे, दादाजी नरस प्रभु देश पांडे, और अंत वाला नाम है तानाजी मारुसुरे। ये वो लोग हैं जो शिवाजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, जो शिवाजी महाराज के साथ हिंद स्वराज के लिए, स्वराज के लिए, भारत की एकात्मता के लिए अपने जीवन, अपने प्राण, अपने परिवार, अपने सर्वस्व को त्यागने के लिए तैयार थे। और वह अवसर भी जल्द उनको मिलने वाला था, क्योंकि 1657 में अब बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के विरुद्ध अफजल खान को मैदान में भेज दिया। अफजल खान जिस वक्त हजारों सिपाहियों को लेकर शिवाजी का दमन करने के लिए आ रहा था, उसी वक्त उसने मार्ग में दो गलतियां की। पहली गलती, उसने अधिकांश मराठों की जो कुल देवी मानी जाती हैं तुलजा भवानी, उनके मंदिर को अपवित्र कर दिया। और दूसरी गलती, सभी जो विद्वत लोग यहाँ उपस्थित जानते हैं, भक्ति आंदोलन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है महाराष्ट्र धर्म। और महाराष्ट्र धर्म में भी पांढरपुर आंदोलन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और तुलजा भवानी के मंदिर को अपवित्र करने के साथ ही साथ अफजल खान ने पांढरपुर के विठल मंदिर को भी अपवित्र कर दिया था, जिसने व्यापक जन असंतोष को उत्पन्न किया पूरे उस मरहठा क्षेत्र में। और उस पूरे क्षेत्र में जो हिंदू जनमानस था वो आक्रोश से भर गया, लेकिन मजबूर था अफजल खान की सेना के सामने। और यही वो समय था जब उन हजारों लाखों हिंदुओं को, मावलों को ये समझ में आया कि यही एक व्यक्ति है जो हिंदुओं का उद्धारक बनेगा, जो हिंदुओं का नेतृत्व करेगा, जो हिंदुओं के लिए लड़ेगा। और वो कौन था? श्रीमंत शिवाजी राजे। और यहाँ पे शिवाजी राजे के द्वारा जो हिंद स्वराज्य की स्थापना का उद्देश्य था वो और बलवती हुई, उनकी प्रतिज्ञा और बलवती हुई, क्योंकि अब उनके साथ हजारों नहीं बल्कि लाखों का समर्थन था। किसी का मौन समर्थन, किसी का शारीरिक समर्थन, किसी का आशीर्वाद के रूप में समर्थन, तो किसी का सैन्य शस्त्र और शास्त्रों के साथ समर्थन। लेकिन अब शिवाजी राजे वह सामान्य बालक नहीं था, बल्कि वह अब एक हिंदू महानायक के रूप में आगे बढ़ रहे। 10 नवंबर 16 का दिन था जब अफजल खान ने कूटनीतिक वार्ता के लिए शिवाजी को बुलाया और धोखे से उनकी हत्या करने का प्रयास किया। और उसी समय वीर शिवाजी ने अपने गुप्त हथियार बाघनक से अफजल खान की अतड़ियों को बाहर निकाला। ये देखने में एक सामान्य उससे दृश्य है कि एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति पर हमला किया और एक व्यक्ति ने अपने सेल्फ डिफेंस में, आत्मरक्षा में उसको मार दिया। ये ऐसा होता है, इतिहास के पन्नों इससे भरे हुए हैं। लेकिन अफजल खान जैसे 7.5 फीट के व्यक्ति को शिवाजी राजे के द्वारा मारना ही नहीं बल्कि उसको तड़पा कर मारा गया, जिसने शिवाजी के साहस, शौर्य, प्रसिद्धि और उनके सैन्य कौशल को और हिंदू धर्म के प्रति उनकी आसक्ति को पूरे दक्कन में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बना दिया था। अब पूरे दक्कन के साथ साथ भारत का ऐसा कोई राजा, ऐसा कोई रजवाड़ा, मुगल दरबार सहित उनके विरोधी, उनके समर्थक ऐसा कोई नहीं था जिसके मुंह पर शिवाजी का नाम नहीं था। और शिवाजी राजे को यहीं से जनमानस का वो समर्थन प्राप्त हुआ जो हिंद स्वराज की स्थापना के लिए नितांत आवश्यक था। इसके बाद कुछ छोटी छोटी घटनाएं हैं जिसमें मुगल सेनापति शाइस्ता खां के द्वारा शिवाजी का आमना सामना हो रहा है, जिसमें वह पराजित होता है। फिर 1664 में शिवाजी के द्वारा अपनी जो क्षति की गई है उस क्षति की क्षतिपूर्ति
मुगलों के धन से की जा रही है सूरत में, जिसकी अधिकतर आलोचना मार्क्सवादी इतिहासकार करते रहते हैं, लेकिन वो आधारहीन है। 1665 एक महत्वपूर्ण वर्ष है जहां पर मुगल सेनापति मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी पर हमला किया। दोनों तरफ से युद्ध हुआ, संधि हुई, और संधि का परिणाम यह हुआ कि मिर्जा राजा जय सिंह ने भी शिवाजी के व्यक्तित्व को समझा, और समझने के साथ ही साथ शिवाजी को मुगल दरबार आने का न्योता दिया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज 1666 में मुगल दरबार पहुंच रहे हैं, पुरंदर की संधि हो रही है, पुरंदर की संधि के बाद वे जा रहे हैं मुगल दरबार, लेकिन वहां पर कुछ ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न किया गया। एक प्रथा होती थी सिजदा पैबोश, ये मुगलों के और दरबार की प्रथा थी, जिसमें कमर को झुका के, सिर को झुकाकर सुल्तान बादशाह का स्वागत किया जाता था, अभिनंदन किया जाता था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को ये पता था कि केवल उनका सिर नहीं है, जो उनके सिर पर पगड़ी है वह उस हिंद स्वराज की पगड़ी है। जो उनका मस्तक है वह उस भगवा का मस्तक है। जो उनका मस्तक है, जो उनके कंधे हैं, उन कंधों के पीछे हजारों लाखों सनातनियों हिंदुओं का अस्तित्व है, और उनके सिर झुकाने का मतलब है, उनके झुकने का मतलब है कि वह भगवा झुक गया, वह हिंद स्वराज झुक गया, वो हजारों हिंदुओं का सिर झुक गया। और शिवाजी राजे ये बात करने के लिए कतई तैयार नहीं थे। परिणाम, मुगलों की हजारों की सेना और शिवाजी जैसा सिंह जो अकेले मुगल दरबार में खड़ा होकर दहाड़ रहा। मुगलों ने शिवाजी को कैद किया, लेकिन वो जानते नहीं थे कि वो इसकी नाम है शिवाजी, लेकिन शिवाजी का मतलब एक आंधी है, और आंधी को कैद नहीं किया जा सकता, तूफान को रोका नहीं जा सकता। मुगल भी नहीं रोक पाए, और अपनी कुशाग्र बुद्धि, अपने कौशल के दम पे छत्रपति शिवाजी महाराज मुगल कैद से निकल गए और वापस मराठा क्षेत्र पहुंच गए। इसके बाद एक लंबा एक समय बीत रहा है जहां पर कई लड़ाइयां हो रही, युद्ध हो रहे हैं। मैं उनकी चर्चा यहाँ पे नहीं करूंगा क्योंकि हमारे आज के विषय का वो आ भी नहीं रहे हैं। फिर 1674 का वर्ष आया, जिस 1674 में उन्होंने अपने सभी क्षेत्रों को जीत कर एकजुट किया, पुनः प्राप्त किया, किलों को पुनः प्राप्त किया, और 6 जून 1674 को काशी के ब्राह्मण गागा भट्ट के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। परंतु दुखद था, दुर्भाग्य रहा, उनकी माता, जो कि शायद उनके जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है, तो वे चिर निद्रा में सो गई। और हम हिंदुओं के यहाँ आप जानते हैं शुद्धक लग जाता है, तो ऐसे में यह जो राज्याभिषेक था, इस राज्याभिषेक को छोड़ा गया, और इसके बाद पुनः 4 अक्टूबर 1674 को राज्याभिषेक हो रहा है शिवाजी का। और मध्यकालीन भारत में विजयनगर साम्राज्य के बाद दूसरा हिंदू साम्राज्य स्थापित हो रहा है 4 अक्टूबर 1674 को। और यहाँ पर श्रीमंत शिवाजी राजे एक उपाधि को धारण कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, हैंदव धर्मोद्धारक छत्रपति शिवाजी शाहजी भोसले सर देशमुख। ये 4 अक्टूबर 1674 को जब वे सिंहासनारूढ़ हो रहे हैं, सिंहासन पर आसीन हो रहे हैं, उस हिंदू साम्राज्य के सिंहासन पर आसीन हो रहे हैं, तो नाम दे रहे हैं हैंदव धर्मोद्धारक छत्रपति शिवाजी शाहजी भोसले सरदेश। इसमें आप बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं, हैंदव धर्मोद्धारक यानी हिंदू धर्म का उद्धारक। और यहां पर उन्होंने स्पष्ट किया कि बीजापुर, गोलकुंडा और बाकी जो क्षेत्रीय राज्य यदि अपने सहधर्मी मुगल शासक आश्रय लेते हैं, उनको समर्थन देते हैं, उनको कर देते हैं, तो यह एक ऐसा साम्राज्य बनेगा, और इस साम्राज्य के सिंहासन पर वह व्यक्ति बैठेगा जो हिंदू समाज, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू विरासत और सनातन की परंपराओं की रक्षा के लिए लड़ेगा, उनकी रक्षा करेगा, और समस्त हिंदुओं का वह नायक। छत्रपति शिवाजी महाराज एक प्रबुद्ध शासक, कुशल कूटनीतिज्ञ और महान योद्धा का व्यक्तित्व धारण करते थे। उन्होंने शुक्र नीति हमारे प्राचीन भारतीय राज व्यवस्था का अंग है, तो शुक्र नीति और कौटिल्य यानी चाणक्य के जो विचार थे राजनीति से संबंधित, उनको अपना आदर्श माना। हिंदू धर्म और सनातन की परंपराओं में वे अटूट विश्वास रखते थे, और उनके राजधर्म को हम कल्याणकारी प्रबुद्ध निरंकुशवाद की संज्ञा देते हैं। कल्याणकारी प्रबुद्ध निरंकुशवाद, यहाँ पर प्रबुद्धता और कल्याणकारी तो आप समझ ही रहे हैं। निरंकुशवाद में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वह राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, उस समय कोई पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं था,
तो इसलिए मैं इसको निरंकुशवाद कह रहा हूं, क्योंकि राजा ही सभी शक्तियों का स्रोत होता है। शिवाजी को तत्कालीन पीड़ित और दबाए दबाए हुए समुदायों ने अपना उद्धारक और नेतृत्वकर्ता स्वीकार कर लिया। वह स्वयं एक समर्पित हिंदू थे और अपने आप को धर्म रक्षक मानने पर गर्व करते थे। शिवाजी ने उस सबसे पहले उस वक्त की जो सबसे बड़ी कुप्रथा थी, बलात् धर्म परिवर्तन, उस पर सख्ती के साथ प्रतिबंध लगाया। और उनका यह कदम न केवल उनके धार्मिक विश्वास को प्रदर्शित करता है, बल्कि इसके द्वारा शिवाजी ने वर्षों से उत्पीड़ित हिंदू समाज में एक नई जागरूकता और आत्मसम्मान की भावना को उत्पन्न किया और स्वराज के माध्यम से उन्हें एकात्मकता की ओर ले चलने का आह्वान दिया, आश्वासन दिया। परंतु शिवाजी राजे के स्वराज में कभी भी अनावश्यक या अनुचित रूप से किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया, क्योंकि वे भारत की एकात्मकता में सभी की मान्यताओं का सम्मान बनाए रखने की आवश्यकता को समझते थे। अनेक इतिहासकारों ने छत्रपति शिवाजी पर सामाजिक न होने का दोषारोपण लगाया। किसी ने कहा वे निरंकुश वाद चला रहे थे, किसी ने कहा कि वो सेना के आधार पर शासन कर रहे थे, परंतु तार्किक विवेचनाओं के आधार पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता जो शिवाजी राजे पर किसी दूसरे समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने या बिना किसी कारण के उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात को प्रमाणित कर। शिवाजी का पूरा संघर्ष, उनकी पूरी की पूरी राज्य व्यवस्था का आप अध्ययन करें, आप उनके संघर्षों का अध्ययन करें, आप छत्रपति बनने के बाद उनके कार्यों का अध्ययन करें, आप एकदम स्पष्ट रूप से प्राप्त करेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा संघर्ष केवल धार्मिक उन्माद, धार्मिक कट्टरता और उद्दंडता के विरुद्ध था, न कि कभी किसी समुदाय के विरुद्ध था। दादाजी कोंडदेव और गुरु समर्थ रामदास की शिक्षाओं और मार्गदर्शन से शिवाजी राजे का राजनीति थी वो उद्देश्य विहीन नहीं थी, अपितु शिवाजी पूर्ण रूप से एक राष्ट्रप्रेमी बन चुके थे जो एक संतुलित और सहिष्णु हिंदवी स्वराज की स्थापना करना चाहते, और इसके लिए एकात्मकता को उन्होंने सबसे बड़ा साधन माना। दक्षिण में अनेक युद्धों के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक क्षेत्रों को एक सूत्र में बांधकर एक प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करके उन्होंने एक राजनीतिक व्यवस्था का बनाने का उद्देश्य रखा था, जिसमें विभिन्न समुदायों के लोग, जो कि सामान्य जनता है, सामान्य प्रजा है, अपना आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांसारिक, भौतिक विकास कर सके। और यह एकात्मकता किसी भी प्रकार की अत्याचार पूर्ण व्यवस्था से नहीं, बल्कि सनातन की सहिष्णु जो परंपराएं हैं, हिंदुत्व की जो उदारतापूर्ण व्यवस्थाएं हैं, उनके अंतर्गत ही स्थापित किया गया था। अपने आध्यात्मिक गुरु समर्थ रामदास से प्रेरित होकर और समर्थ रामदास के निर्देशन पर हिंदू पद पादशाही की स्थापना के लिए भी वे प्रेरित थे। शिवाजी महाराज ने धार्मिक तथा राजनीतिक मकड़जाल में फंसकर अपने आत्मगौरव से दूर हो चुके सामान्य भारत के लोगों को मुक्त करवाने का कार्य किया था। उनके ऊपर जो एक बलात् धर्म परिवर्तन, बाहर से लाई गई संस्कृति, परंपराएं, व्यवस्थाओं को लाद दिया गया था, उससे मुक्त करवाने का जो कार्य था वो शिवाजी ने किया था। उन्होंने हिंदवी स्वराज की घोषणा करके भारतीय प्रजा की आत्मचेतना को जगाया था, उन्हें एकत्व के मंत्र से एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। शिवाजी ने अपने राज्य को, यहाँ पर अब मैं एक बात विशेष तौर से कहना चाहता हूं कि आप देखें कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कभी भी अपने साम्राज्य को कोंकणी साम्राज्य नहीं कहा, कभी भी अपने साम्राज्य को भोसले साम्राज्य नहीं कहा, कभी भी अपने साम्राज्य को जीजाबाई साम्राज्य नहीं कहा, कभी भी अपने साम्राज्य को शिवाजी का राज्य नहीं कहा। उन्होंने हमेशा उसे हिंदवी स्वराज का नाम, हमेशा उन्होंने कहा कि यह हिंदवी स्वराज है। शिवाजी की एकात्मक व्यवस्था में शासन और प्रशासन में पूरी भारतीय जो प्रजा है उसको समान अवसर प्रदान किया गया था। उन्होंने प्रतिभा संपन्नों के लिए व्यवसाय के द्वार खोल दिए थे, और अभी तक जिन लोगों को दबा के रखा गया था उनको बड़े बड़े महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए प्रेरणा और अवसर दोनों उन्होंने प्रदान। यही है एकात्मकता, कि जो व्यक्ति जो कार्य करने में सक्षम है उसको रोकिए नहीं, बल्कि उसको प्रेरित करिए, उसको ऊपर लाइए, उसका हाथ पकड़ के उसे ऊपर खींचिए। शिवाजी राजे ने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व में समाहित एक व्यवहारिक राजनेता के गुण को प्रदर्शित किया, और प्रदर्शित करते हुए प्राचीन भारतीय व्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करके अपने समकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में उनको सम्मिलित कर लिया था।
और अपने स्वराज और जनता के अनुकूल प्रशासन की नवीन व्यवस्था को बनाया था, जिसका उद्देश्य सभी को साथ लेकर चलना था, जो देश को एकात्मकता की ओर ले जाती। न्यायप्रियता, संगठन कौशल, राष्ट्रभक्ति और नारी सम्मान जैसे महत्वपूर्ण मूल्यों को भारत में व्यवस्था का आवश्यक अंग बना दिया था शिवाजी राजे ने, शिवाजी महाराज। आप उस वक्त की समकालीन अन्य व्यवस्थाओं का अध्ययन करिए, आपको ये गुण वहां नहीं मिलेंगे, जिसमें न्याय को प्रमुख स्थान दिया जाए, जिसमें संगठन कौशल को स्थान दिया जाए, जिसमें राष्ट्र की भक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया जाए और नारी सम्मान की बात की जाए। भारत की एकता, अखंडता और सनातन की अकाट्यता को ध्यान में रखते हुए शिवाजी राजे ने अपने साम्राज्य में विभिन्न धार्मिक समुदाय के लोगों को समान रूप से सम्मान दिया और उन्हें एक साथ लेकर शासन किया। उनके सामान्य और सैन्य प्रशासन में आप अध्ययन करके देख सकते हैं, विभिन्न समुदायों के लोग सम्मिलित। शिवाजी ने सांस्कृतिक एकता का पोषण किया, क्योंकि संस्कृति के बिना एक किसी समाज की कल्पना नहीं। तो उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक एकता होनी चाहिए और सांस्कृतिक एकता का उन्होंने पोषण किया। उन्होंने संस्कृत, हिंदी और मराठी भाषा और भारत की विभिन्न संस्कृतियों को आगे बढ़ाया। साथ ही साथ साझा पहचान की एक विचारधारा को उन्होंने विकसित किया। उनका कहना था कि ठीक है, आप किसी एक जाति के हो सकते हैं, कोई दूसरी जाति का हो सकता है, लेकिन आपका सांस्कृतिक विकास तभी होगा जब आपका राष्ट्र गौरव तभी जागेगा जबकि आपके अंदर एक साझा पहचान की विचारधारा होगी। और वह साझा पहचान की विचारधारा क्या थी? हिंदुत्व, जिस पर उन्होंने सर्वाधिक बल दिया। और इस साझा पहचान की विचारधारा न केवल विकसित किया, बल्कि इसने लोगों को एकजुट किया। उन्होंने विदेशी शासकों के हस्तक्षेप का प्रबल विरोध किया और भारतीयों की धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता और संप्रभुता की रक्षा के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनका दृढ़ विचार था कि भारत भारतीयों का है और उस पर भारत का ही शासन होना चाहिए। भारत की एकात्मकता का स्वरूप, भारतीयों का स्वराज उनका अटूट संकल्प। विपरीत परिस्थितियां और चुनौतियों के बावजूद शिवाजी राजे ने हार नहीं माना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके दिखाया। छत्रपति शिवाजी महाराज की भारत की एकात्मकता की दृढ़ इच्छा शक्ति राष्ट्र की एकता और अखंडता की नींव बन गई। अपने राज्य और लोगों के प्रति उनका अटूट प्रेम और उसके लिए किए गए त्याग भारतीयों को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। हम आज भी युवाओं के लिए शिवाजी के व्यक्तित्व, उनके नेतृत्व क्षमता और उनके आत्मविश्वास को प्राप्त करने का एक सर्वोत्तम उदाहरण मानते हैं। आज भी हम युवाओं को प्रेरित करते हैं कि शिवाजी के जैसे आत्मविश्वास को अपने अंदर उत्पन्न कीजिए। युवाओं के लिए उनका व्यक्तित्व हमेशा से एक प्रेरणा स्रोत रहेगा और शिवाजी राजे के जीवन में धर्म, सत्य, न्याय और त्याग जैसे उच्च नैतिक मूल्यों का पालन किया गया, जो भारतीय युवाओं के, व्यक्तियों के, सनातनियों को चरित्र निर्माण और सत्य मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। इसके माध्यम से भारत की एकता को संरक्षित किया जा सकता है। उनके द्वारा प्रशस्त किए गए मार्ग पे चल के कालांतर में जो मराठे थे, उन्होंने अटक से कटक तक भगवा ध्वज को लहराकर सनातन संस्कृति को गौरवान्वित किया। उनके हिंदवी स्वराज की स्थापना ने राष्ट्र में स्वदेश प्रेम की भावना को विकसित किया। शिवाजी महाराज का जीवन और कृतित्व हमें साहस, न्याय, एकता और देशभक्ति को आत्मसात करने की प्रेरणा देता है। उनके कार्य, दर्शन और आदर्श को ध्यान में रखते हुए एक सुंदर और समृद्ध राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देना हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है। शिवाजी भारत की एकात्मकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हिंदवी स्वराज की स्थापना, सहिष्णुता, न्यायपूर्ण शासन की स्थापना और हिंदुत्व को बढ़ावा देकर भारत की एकता को उन्होंने मजबूत किया। शिवाजी का भारत की एकात्मकता का विचार केवल एक राज्य या साम्राज्य की स्थापना तक सीमित नहीं था, बल्कि यह हर भारतीय के आत्मसम्मान, हर भारतीय की स्वतंत्रता और न्याय के अधिकार का प्रतीक। उनका स्पष्ट रूप से मानना था कि एक सभ्य समाज में जरूरतमंद लोगों की सहायता और अन्याय तथा अत्याचार के खिलाफ खड़े रहने की शक्ति केवल एकात्मकता से ही प्राप्त की जा सकती है। और यही वजह है कि शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज केवल एक राज्य नहीं,
बल्कि लोगों को एकजुट करके भारत में एकात्मकता की भावना को स्थापित करके भारतीयों के मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना को जगाना। हम आज की जो हमारी सरकार है, हम जब उस सरकार को देखते हैं, उसके कार्यों को देखते हैं, तो बहुत सी बातें ऐसी हैं जो जो हमें छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन में दिखाई पड़ती हैं। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, आत्मनिर्भरता, आत्म कौशल को प्रोत्साहन, ये वही बातें हैं जो उन्होंने मावलों से कही थी। मावलों को एकजुट करने के लिए राष्ट्र की एकता और अखंडता की आवश्यकता, राष्ट्र के निर्माण में जन सहयोग की अपेक्षा जैसे महत्वपूर्ण मूल्यों को लेकर भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में हमारे आज की सरकार बढ़ रही है। ठीक उसी प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज ने मध्यकाल में हिंदवी साम्राज्य की स्थापना करके भारत में एकात्मकता की भावना को पैदा करके भारतीयों को, हिंदुओं को उनकी आत्मचेतना को जगाया था। जिस प्रकार उस समय जनता का व्यापक समर्थन और सहयोग शिवाजी के साथ था, ठीक उसी प्रकार आज हमारी अपनी सरकार के साथ होना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व की व्याख्या करने में शब्द कम पड़ने लगते हैं। मैं अंत में, समय भी हो रहा है, इसलिए मैं अंत में ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज के समय में छत्रपति शिवाजी महाराज तो हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि हमारा मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश की, गोरक्ष पीठाधीश्वर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने भी खुंकार भरी है सबके विकास की, सबके साथ की, हिंदुत्व की रक्षा की, सनातन की रक्षा की, और वो हम सभी अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो जब जैसे शिवाजी को उस समय जनमानस के समर्थन की आवश्यकता थी, वैसे आज भी योगी आदित्यनाथ जी को भी उसी जनमानस के सहयोग की आवश्यकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि हम सभी का सहयोग उनको ऐसे ही प्राप्त होता रहेगा। मैं अंत में छत्रपति शिवाजी महाराज को ध्यान में रखते हुए बस एक ही बात कहूंगा कि जय भवानी, जय शिवाजी। बहुत बहुत धन्यवाद। शिवाजी पर, महाराजा शिवाजी पर, छत्रपति शिवाजी पर एक समग्र दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए डॉक्टर भावेश जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। आपने समग्रता से शिवाजी की वीरता, शिवाजी की कूटनीति, शिवाजी का राजनय और शिवाजी की सभ्यता और संस्कृति के प्रति एक अनन्य लगाव। अगर हम लोग बात करें वीर सावरकर की, तो वीर सावरकर लिखते हैं, जैसा कि आपने बताया, वीर सावरकर के 1630 में जब शिवाजी का प्रादुर्भाव होता है, उसके पहले भी मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध अनवरत हो रहे जो आक्रमण थे, उसके अनेक बलिदान दिए वीर महापुरुषों ने भारत के। लेकिन एक नवयुग का प्रारंभ शिवाजी ने किया। आपने कहा समर्थ गुरु रामदास की, उनकी गुरु के रूप में जो प्रेरणा थी, माता जीजाबाई, और उन्होंने दादाजी कोड़के से जो राजनीतिक शिक्षा पाई, वैभव से परम वैभव की लोग को की ओर लेकर भारत को चले। और आपने बिल्कुल सही कहा, अगर हम इतिहास के उन पृष्ठों को थोड़ा सा खंगालने का प्रयास करें तो एक बहुत विचित्र स्थिति, महाराजा महाराजा दाहिर का दुर्भाग्य देखें, जयपाल का संघर्ष देखें, पृथ्वीराज का पतन देखें, उन कारणों की विवेचना करें, कलिंजर, सीकरी, देवगिरी, तालीकोट का दुर्दिन देखें, उसके बाद जो शिवाजी का प्रादुर्भाव है, बिल्कुल इतिहास के उन पृष्ठों का जो अंधकार है, उससे, अपने पौरुष से, अपने वीरता से शिवाजी ने पलट दिया। और शिवाजी ने हैंदव धर्मोद्धारक की जो अवधारणा प्रस्तुत की, उन्होंने, शिवाजी का जो सबसे प्रमुख योगदान था कि उन्होंने भारत के वैभव को परम वैभव की ओर ले जाने, अर्थात जो बात श्री कृष्ण ने विशालता दिखाई, और श्री कृष्ण की वह जो विशालता थी, वह विशालता थी पूरे ब्रह्मांड को दिखाना। तो शिवाजी का जो हैंदवी की सोच थी, वो सीमित और संकुचित नहीं थी। अभी आपने भाषा में कहा कि उन्होंने संस्कृत, हिंदी और मराठी का प्रयोग किया, तो महाकवि भूषण को लिखना पड़ा था। विवस्ता के स्वर में वो कलम महाकवि भूषण की चलती है, तो क्या कहते हैं, पीर पीर पैगंबरा दिगंबरा दिखाई देत, पीर पैगंबरा दिगंबरा दिखाई देत, सिद्ध की सिधाई गई रही बात रब की, काशी हूं कि कला गई, मथुरा मसीत भई, शिवाजी न होते तो सुनत भई सबकी,
कुंभकर्ण असुर अवतारी और रंगजेब काशी प्रयाग में दुहाई फेर रब की, तोड़ डाले देवी देव शहर मोहल्लों के लाखों मुसलमान किए माला तोड़ी रब की। भूषण भनत भूषण भणत भाग्यो काशीपति विश्वनाथ, और कौन गिनती गिनती में भई गीत भव की। काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी न होते तो सुनत होती सबकी। यह इतिहास की दृष्टि आपने प्रस्तुत की है। अगर शिवाजी का वह शौर्य नहीं होता, उन्होंने कभी अपने को कोंकणी नहीं कहा, अपने को हिंदू कहा, सनातन के लिए और कितने युद्धों में किस तरह वह कितना रोमांचकारी क्षण था। और उन्होंने सबका सम्मान किया, कभी भी आपने अभी प्रयोग कहा कि वो कभी भी नहीं देते, इस तरह का उन्होंने इतिहास उस पर गर्व करता है। उन्होंने तो समरसता की बातें की है, उन्होंने बातें की। मेरी आवाज जा रही है? जी 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 जी। तो ये शिवाजी का था, ये शिवाजी का शौर्य था। और उस पर डॉक्टर भावेश जी ने एक विहंगम दृष्टिपात किया है। और इतिहास के उस कालखंड की वह जो कालिक थी, उसका उस पर एक सर्वोदयी दृष्टिपात किया है, जिस पर सामान्यतः हमारी दृष्टि नहीं जाती। किस तरह उन्होंने एकात्मकता की बात की, और जो पुरुष संस्कृति सभ्यता और सनातन के लिए लड़ता हो, उसकी दृष्टि कभी संकुचित हो ही नहीं सकती। वह अत्यंत विशाल हृदय के हिंदू हृदय सम्राट थे। शिवाजी नहीं होते तो भारत, राणा और शिवाजी दो ऐसे ध्रुव हैं जिन्होंने, महाराणा प्रताप ने और वीर शिवाजी ने, राष्ट्र गौरव शिवाजी ने भारत के सनातन और हिंदुत्व का संरक्षण किया है। छोटा सा मेवाड़ और छोटा सा शिवाजी का केंद्र, लेकिन संपूर्ण राष्ट्र की रक्षा के ये दो महान केंद्र हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगा, राज साहब मुझे सुन रहे हैं तो एक छोटी सी टिप्पणी करें, तदुपरांत सनी कुमार, और अंत में जो गंभीर टिप्पणी होगी वो हर्ष जी की और आशुतोष गुरु जी, आशु जी की। सनी। प्रणाम सर। बोलो भैया। सर, आज का जैसा विषय है महाराजा शिवाजी, छत्रपति शिवाजी राव के ऊपर है, तो सर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि डॉक्टर भावेश द्विवेदी सर ने के कहने के बाद कुछ बचता नहीं है कहने को। उन्होंने बहुत संक्षिप्त में छत्रपति शिवाजी महाराज का संपूर्ण जीवन परिचय तथा उनकी युद्ध शैली से लेकर के जितने भी उन्होंने किले जीते, चाहे छोटे बड़े जितने भी किले विभिन्न प्रकार के जो थे, इसमें रायगढ़ का युद्ध, तोरण की लड़ाई, तंजूर की लड़ाई, कल्याण की लड़ाई, प्रतापगढ़ का युद्ध, पावनखिड़ की लड़ाई, सोलापुर की लड़ाई, पुरंदर की जो संधि 1665 में सर ने बताया, उमरगढ़ की लड़ाई, सिंधे वंश के साथ युद्ध, बरार और खान देश की विजय, और शिवाजी महाराज गोरिल्ला युद्ध में भी माहिर थे। इन सब के बारे में डॉक्टर द्विवेदी सर ने बहुत ही संक्षिप्त तरीके से पूर्णतः जानकारी दी। और मेरा ये मानना है कि सर, जो भारतीय जितने भी शासक रहे, छत्रपति शिवाजी महाराज हों, महाराणा प्रताप हों, पृथ्वीराज चौहान हों, इन सब का हम लोगों को मतलब जीवन परिचय पूर्णतः नहीं पढ़ाया गया, या उनके व्यक्तित्व को पूर्णतः हम लोगों को उनके बारे में नहीं बताया गया। क्योंकि ये मेरा जो मानना है सर, ये जो जो कम्युनिस्ट जो विचारधारा थी सर, जिसमें वामपंथी जो विचारधारा थी, इनको शुरू में इतिहास लेखन का कार्य दिया गया, जिसमें रजनी पामदत्त हैं, रोमला थापर जी हैं, इतने लोग जो हैं जिन्होंने जो अपना लेफ्ट आइडिया दिया सर, उन्होंने मुगलों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया या उनके इतिहास को ग्लोरीफाई करके दिखाया। लेकिन जो हिंदू शासक हैं या हिंदू जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनको सर उनके सामने नग्न करने का कार्य किया सर। मैं यही चाहूंगा कि जो वर्तमान सरकार आई है, या तो उसमें भारतीय जो जितने भी शासक हैं, जो मतलब छूट भी गए हैं या जो हमें पता है, उनको जन जन तक पहुंचाया जाए, उनके विचारों को, उनके आदर्शों को, जिससे सर नव समाज का निर्माण हो सके सर। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर टिप्पणी, और एक अतीत से और वर्तमान तक के समीकरण को स्थापित करते हुए सनी ने इतिहास की को जिस तरह डिरेल किया, वामपंथियों ने सत्य को ओझल किया, और समाज को लड़ाने का जो प्रयास इन वामपंथी इतिहासकारों का था, उसके प्रति एक गहरी दृष्टि दी। जो जाति का जिस तरह बंधन किया गया, बताया जा रहा है, कितने यादव राजघराने थे, उन सबको इतिहास से भुला दिया गया।
और उनको एक अलग पाठ पढ़ाने का प्रयास किया जाता रहा है और ग्लोरीफाई किया जा रहा है मुगलों को। बहुत बहुत धन्यवाद सनी। राय साहब जी, राय साहब जी, राय साहब, डॉक्टर हर्ष जी, डॉक्टर हर्ष जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास गा रहा है दिन रात गुण हमारा, दुनिया के लोग सुन लो ये देश है हमारा, इस पर जन्म लिया है, इस पर इसका पिया है पानी, माता है यह हमारी और है पिता हमारा, इतिहास गा रहा है दिन रात गुण हमारा। इतने बृहद महानायक के बारे में ऐसी बहुत सी उनके योगदान को जिस तरीके से हमारे इतिहासकार डॉक्टर भावेश द्विवेदी जी ने उल्लेखित किया, वो एक बार एक इतिहास की एक ऐसी यात्रा की ओर ले जाता है जो इस पावन पवित्र दोमट मिट्टी से लेकर काली मिट्टी तक के क्षेत्र में रची और बसी है। द्विवेदी जी ने अपने उद्बोधन में छत्रपति शिवाजी राजे के बहुत कई सारी जो नीतियां हैं, चाहे वो कूटनीतिक नीति हो, धार्मिक नीति हो, उनकी सैनिक नीति हो, विदेश नीति हो, उन सभी पर बहुत विहंगम दृष्टि डाली। लेकिन एक जो बात उन्होंने निष्कर्ष रूप में जो हम सबके सामने रखी, उनका योगदान तब और बड़ा हो गया जब उन्होंने हिंदवी स्वराज की बात कही। कहीं पर भी व्यक्तिवाद हावी होता हुआ नहीं दिखता है, और यही वास्तव में हमारे इस कालखंड के महानायक हैं। और चाहे वो छत्रपति शिवाजी दक्कन में रहे हों, और चाहे जो मेवाड़ में राणा कुंभा महाराणा प्रताप रहे हों, जहां पर खानाबदोश संस्कृति को एक बराबर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। और एक तरीके से ये कहा जाए कि यहाँ से उस खानाबदोश संस्कृति की अवनति प्रारंभ हो जाती है, खात्मा हो जाता है। और आप देखें कि इसके बाद जो कंपनी के शासन में भी उसकी लड़ाई में जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया, उसका उसमें भी जो स्वदेशी और जो आत्मनिर्भरता की बात कही गई, वो तिलक हो, गोखले जी हो, इन लोगों के योगदान में छत्रपति शिवाजी राजे का ही जो परिदृश्य है वही उन्हें एक बार उल्लिखित देखने को मिलता है। जहां पर जब भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम अपनी पूर्ण नियति को प्राप्त नहीं कर पाता, तो एक बार फिर से जो जिसमें स्वदेशी यानी स्वराज की बात की जाने लगी, और स्वराज के माध्यम से अटक से कटक तक और कामरूप और कन्याकुमारी सबको एक रूप में सूत्र में जोड़ने का काम जो स्वराज के माध्यम से हुआ, आत्मनिर्भरता के माध्यम से हुआ, और इस संघर्ष की जो परिणति भारत को स्वराज के प्राप्ति करने में हुई, अगर इसे आज के संदर्भ में भी जोड़ा जाए तो भारत ने अपने इतिहास से सबक लेते हुए उसी लय और ताल में, उसी भाव से एक बार पुनः पूरे विश्व के समक्ष अपनी आत्मनिर्भरता, अपनी स्वदेशी तकनीक और अपनी मूल विदेश नीति भय बिन होय न प्रीत को एकदम ओजस्वी स्वर में पूरे विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया है। मुझे लगता है ऐसे महानायकों के बारे में लोक पहल ने ये जो श्रृंखला प्रारंभ की, जिसमें हम परिचित हो रहे हैं और जो विस्मृत हो चुकी बातें हैं उनको दोहराना, नए रूप नए कलेबर के साथ प्रस्तुत करना, वास्तव में एक बहुत ही अद्भुत और अतुलनीय योगदान है। लोक पहल के इस मार्फत से हम अपने इन महानायकों को, उनके आदर्शों को आत्मसात करें। यही वास्तव में हमारी जो सनातन परंपरा है, जिसमें व्यक्तिवाद को कोई स्थान नहीं, और भोग की उच्च अवस्था पर त्याग की अवस्था स्वतः ही स्थापित हो जाती है, ऐसी संस्कृति में ही हम ये कह सकते हैं कि इतिहास गा रहा है दिन रात गुण हमारा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर द्विवेदी जी को, जिन्होंने इस महानायक के बारे में हम सबको इस पटल पर परिचित और विस्तृत रूप से कराया। जय भवानी, जय शिवाजी। बहुत बहुत आभार, बहुत सारगर्भित टिप्पणी के लिए। उसमें आपने सबको समेकित कर दिया। क्या है एकात्मकता, शिवाजी की वीरता, राणा कुंभा,
सबको। और आपने कहा इतिहास गा रहा है दिन रात गुण हमारा, दुनिया के लोग सुन लो यह देश हमारा, पोरस की वीरता को झेलम तू ही बता दे, यूनान का सिकंदर था तेरे तट पे हारा। निश्चित रूप से हम लोगों को इतिहास के इन महापुरुषों को जा आता है याद हरदम, गुप्तों का वह जमाना, सारे जहां पे छाया वह स्वर्ण युग हमारा। वो जब जब छाएगा हम इतिहास के उन पुरुषों की चर्चा करेंगे। आप जैसे विवेचक जब नई दृष्टि से उसकी विवेचना करेंगे, नई पीढ़ी को समझाएंगे, आप जैसे युवा जब अध्यापक बालकों के में वह वीरत्व भाव भरेंगे, यही तो लोक पहल का उद्देश्य है। और आपके इस गंभीर टिप्पणी के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक बहुत ही युवा और बहुत ही तेजस्वी और बहुत ही माने बहुत किशोरावस्था में शशांक यादव, बहुत ही तेजस्वी बालक है। शशांक, मुझे सुन रहे हो शशांक? सुन रहे हैं सर, बटन थोड़ा बाहर में फैमिली के साथ में। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आशुतोष, आशु गुरु जी, आशुतोष प्रताप सिंह, आशु गुरु जी म्यूट करिए अपने को। हाँ, हाँ कर जी, हो गया, अनम्यूट हो गया। जय भवानी, जय तु भारतम। आज एक एक महानायक महानायक जिसने एक नए युग का, जिस समय संपूर्ण भारत पे हरी पताका छा रही थी, उस समय एक छोटे से राज्य, अगर भारत के संदर्भ में कहा जाए तो एक छोटे से राज्य महाराष्ट्र में भगवा लहराने की हिम्मत किसी ने की, तो वो हमारे धर्मोद्धारक छत्रपति शिवाजी महाराज ही थे। उनके लिए जो भूषण जी ने कहा है, इंद्र जिमि जंभ पर बाढ़ स्वंभ पर, रावण सदंभ पर, रघुकुल राज है पौन बारी वाह पर, शंभुरति नाह पर, जो सहस्र बाहु पे राम द्विजराज हैं, दावा दुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज हैं, तेज तम अंश पर, कान जिमि कंस पर, जिमि मलेच्छ वंश पर, शेर शिवराज। तो इसी से हो जाए। और छत्रपति शिवाजी महाराज वो छोटा सा बालक जो कि ये जानते हुए कि उसके पिता बीजापुर के शासक के एक अधीनस्थ कर्मचारी, उस बालक ने एक कसाई को, एक गौ को घसीट के ले जाते हुए तलवार निकाली और सीधा उस कसाई का गला काट दिया। ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो संस्कार होते विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। भगवान श्री राम का भी है विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो गौ हत्या के लिए उसको ले जाते हुए देख छत्रपति शिवाजी ने कमर से खड्ग निकाला और उस कसाई का गला काट दिया। इंस्टेंट जस्टिस, क्योंकि धर्म की हानि हम नहीं सह सकते हैं। ये हमारा डीएनए है, और ऐसा डीएनए छत्रपति शिवाजी महाराज में था, क्योंकि माता जीजाबाई उनको सदैव एक ध्वज दिखाती थी एक दुर्ग पर, और बार बार उसको इंगित करती थी, और वहीं से हिंदवी स्वराज की नींव पड़ गई। फिर उसके बाद रायेश्वर में हिंदू राष्ट्र का संकल्प, एक छोटा सा बालक, जिस समय लोग खेलते थे उस समय वो हिंदू राष्ट्र का संकल्प ले रहा है। जिस हिंदू राष्ट्र के संकल्प को सुरेश चव्हाणके जी ने उसको प्रसारित किया, उसके ऊपर टीका टिप्पणी हुई, आक्षेप लगे। वो हिंदू राष्ट्र का संकल्प। फिर एक शिवनेरी से जन्मा एक छोटा सा बालक, और वही बालक छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में रायगढ़ में हैंदव धर्मोद्धारक छत्रपति शिवाजी महाराज होता है। महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने उनको मानने से मना कर दिया था, इसलिए गागा भट्ट काशी से गए थे और उन्होंने राज्याभिषेक कराया। 32 मन सोने का सिंहासन रायगढ़ का, उसके ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक होता है। और छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक नहीं था, वो हिंदुत्व का राज्याभिषेक था। वो ये था कि हिंदुत्व अजेय है, वो कभी पराजित नहीं हो सकता है। और उस समय पूरा मुगल साम्राज्य का आधिपत्य था, लेकिन हिंदुत्व की वो शक्ति कटक से अटक हिंदवी स्वराज्य की संकल्पना, और फिर प्रतिपद चंद्र रेखा वर्धिष्णु विश्व वंदिता शाह सूनो मतलब शिवस्सैषा मुद्रा भद्राय राजते, जो आज
हमारे हमारे नौसेना के उस पर भी है। इस ढंग से छत्रपति शिवाजी महाराज को, जिसको कि कहा जाता है एनकैप्सुलेट करना, एनकैप्सुलेट हम केवल इससे मतलब कर सकते हैं कि इन महापुरुषों के योगदान को से हम अनुप्राणित होकर, ओतप्रोत होकर, महाजनो येन गतः सपंथा, जो उन्होंने मार्ग दिखाया, उस हिंदवी स्वराज, वो हिंदवी स्वराज क्या है? वो हिंदवी स्वराज वही है जो कि संघ की प्रार्थना में भी हम कहते हैं, परम वैभवन नेतु में तत्स्वराष्ट्रम, स्वयुक्त राष्ट्र, स्वयुक्त राष्ट्र। अभी हम स्वतंत्र नहीं है, तंत्र दूसरा है, तंत्र दूसरा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का तंत्र है, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 का तंत्र है, और फिर स्वाधीन, स्वयुक्त अधीनता नहीं है। जब तक हमारे अंदर स्वदेशी की भावना नहीं होगी, स्वदेश से ही स्वराज्य है, स्वदेश से ही स्वराज्य हो सकता है। अगर स्वदेशी की भावना नहीं है तो स्वराज्य की संकल्पना भी एक निरी मूर्खता होगी। दूसरे के उसको लेकर हम अपना समझ के, वही जो भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था कि एक बेफिक्रे, मतलब किसी, मतलब न्योते पे गए, उन्होंने मतलब किसी का अंगिया पहना था, किसी का गमछा पहना था, ये सब, तो लोगों ने पहचान लिया, तो वो कहे कहे कि ये तो उनका है, वो गमछा उनका है, ये उनका है। तो वो बेशर्मी से उन्होंने मूछों पे हाथ फेरते हुए कहा कि अपनी तो केवल मूछे। इस तरह का भारत हमको नहीं चाहिए। भारत ऐसा चाहिए जो कि आज ऑपरेशन सिंदूर ने कर दिखाया कि मेड इन इंडिया से हमने शत्रु को ऐसा प्रत्युत्तर दिया कि वो शायद जब तक उसका इतिहास है, क्योंकि उसका अस्तित्व भी अब कुछ ही दिनों का, वहां पे इम्प्लोजन शुरू हो चुका है। बलूचिस्तान ने अपने को स्वघोषित स्वतंत्र घोषित किया। और आप लोगों को थोड़ा सा मैं बता दूं कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा, सिंधु और पंजाब, यही चार मिलाकर इनका वो था। और आई जो है वो तो जोड़ दिया गया था कि जिससे कि लगे कि हाँ पाकिस्तान, नहीं तो वो पाकिस्तान ही था, वो आई दे दिया गया था कि शब्द लगे। तो अब धीमे धीमे इम्प्लोजन शुरू हो चुका है। भारत ने एक निर्णायक प्रहार किया, वांछनीय प्रहार किया। इस प्रतिघात की आवश्यकता थी, क्योंकि हम डॉजियर खेलने वाले नहीं हैं, हम सीधा एक्शन में विश्वास रखते हैं, डिसीजन एंड एक्शन। और एक्शन को आपने ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया, और वो भी नारी वंदन, स्त्री को, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, शक्ति को शक्ति का ही इस्तेमाल करके नारी वंदन ही नहीं, नारी सशक्तिकरण ही नहीं, नारी को नेतृत्व दे दिया गया। यहां तक कि सभी देवताओं ने भी अपनी अपनी शक्तियां देके एक नारी शक्ति को उत्पन्न किया था, जिन्होंने कि महिषासुर और असुरों का संहार किया था। तो इसलिए ऐसा, तो ये छत्रपति शिवाजी की ही वो है जो परंपरा हमारी रही है, न दैन्यम न पलायनम। और फिर उसके बाद जो भारतीय सेना का है, प्रहार आए सन्निहिता जयाय प्रशिक्षिता, ये हमारा डीएनए है, ये सनातन डीएनए है। हमने शौर्य पराक्रम दिखाया, भले उसको कुछ छद्म डिजाइनर इतिहासकारों ने उसको छिपा दिया, लेकिन सत्य कभी छिपता नहीं है। सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, लेकिन वो स्थायी नहीं होता है। सूर्य फिर से उसी चमक से चमकता है, चंद्र उसी तरह से चांदनी बिखेरता है। उसी प्रकार भारत का शौर्य, और ये शौर्य कीर्तिपुंज छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा आदि, बप्पा रावल, हरि सिंह नलवा, महाराज रणजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, ये हमारे शलाका पुरुष हैं। और इनसे हमको ये जो पीढ़ी है, जो कि भटकी हुई पीढ़ी है, जिसने भ्रामक इतिहास पढ़ा है, जिसको कि भ्रमित किया गया है, कूट रचित इतिहास परोसा गया, पराक्रमी भारत को पराभूत भारत दिखाया गया, उस भारत को जगाने के लिए वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, ये पहल लोक पहल की स्तुत्य है,
स्वागत नहीं, स्तुत्य है, इसकी वंदना होनी चाहिए, क्योंकि हमने शौर्य की वंदना की है, हमने शक्ति की वंदना की है, हमने पराक्रम की वंदना की है। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, राणा सांगा शौर्य के लिए जाने जाते हैं, और फिर वो हमारी क्षत्राणियों का शौर्य, जौहर और वीरों का शौर्य, साके, दोनों को मिला के केसरिया। तो ये केसरिया जो है, अर्थात अपना भगवा, ये तेज, शौर्य, पराक्रम और त्याग सभी का समुच्चय है। और ऐसे ऐसे पराक्रमी भारत को ही हमें हमें बनाना है, और वो केवल संभव है जब भारत, हमको तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा चाहिए, केवल घोषणा चाहिए। हम तो खुद अपनी प्रार्थना में कहते हैं कि प्रभो शक्तिमन हिंदू राष्ट्रांग भूता, हम हिंदू राष्ट्र के अंगभूत घटक हैं। हम ये मान के चलते हैं, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है कि हम हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने के लिए तन मन धन से, हमारी प्रतिज्ञा भी वही कहती है। और फिर परम वैभव नेतु में तत्स्वराष्ट्रम, वो परम वैभव वाला राष्ट्र जो है वो स्वयुक्त राष्ट्र होगा, स्व के बिना कोई राष्ट्र नहीं। और राष्ट्र का आधार ही स्व है, और उस स्व पर हमें काम करना होगा। और हमारी हमारी भारत सरकार हमारे प्रातः स्मरणीय, क्योंकि न भूतो न भविष्यति, ऐसा प्रधानमंत्री न कभी हुआ है न होगा, जो कि भारत की बात रखता है, भारत की बात करता है, भारत को ही भारत प्रथम लेकर चलता है, राष्ट्र प्रथम लेकर चलता है। ये वही देश है जहां पे किसी ने, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी ने ये कहा था कि भारत के संसाधनों पे सबसे पहला हक मुसलमानों का। मुसलमान कौन है? ये वही मुसलमान हैं जो कि 3.5 करोड़ लोग गांधी नेहरू के चलते रोक लिए गए। जब धर्म के आधार पे मतलब विभाजन हुआ था, तो इनको रोकना आज आपको पता चल रहा है कि कितना घातक सिद्ध हो रहा है। ये जो 2.5 मोर्चा इन्हीं के द्वारा चलाया जा रहा है। वो चाहे जहां जहां घुस के बैठे हुए हैं, लाइव टाइम बॉम्ब आप लेकर बैठे हुए हैं। अटारी बॉर्डर बंद हुआ है, 83,000 आपके लाइव टाइम बॉम्ब, पॉपुलेशन बॉम्ब आपके पाए गए। तो इन सब बातों को हमको सामने लाना पड़ेगा, क्योंकि ये सब बातें अगर नहीं आएंगी तो हम भ्रमित रहेंगे, और बस वही वही केवल जनगण मन अधिनायक जय हे, जनगण मन अधिनायक जय हे के बाद आप पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग, विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, उच्छल जलधि तरंग, रत्नाकराधौत्पदाम हिमालय किरीटिनी ब्रह्म राजर्षि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमादश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति हिमालयम समारभ्य यावदिन्दु सरोवरम तम देवो निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। हमको साफ कहना होगा कि ये हिंदुस्तान है, ये भारत है, हम भारतीय हैं। भारतीय वो है जो कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, पुत्र का धर्म निभाए, राष्ट्र धर्म निभाए, वो है। वंदे मातरम उसका मंत्र होना चाहिए। जय हिंद का नारा, उसके जय हिंद के नारे पे उसका हृदय हिलोरे ले। वो ये न कहे कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे, वो ये न कहे कि इस देश में रहकर भी एक शत्रु देश की प्रशंसा के गीत का उसके ऊपर थिर। इन्हीं शब्दों के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज को मेरा कोटि कोटि नमन। जय मां भवानी, जय छत्रपति शिवाजी महाराज, जय तु सनातनम, जय तु भारतम, जय तु अखंड भारतम। बहुत बहुत आभार आशु गुरु जी। एकदम वीर कुंवर सिंह जी वाला भाव आ जाता है जब आप बिल्कुल अपने रक्त में एक उबाल और उछाल आ जाता है जब आप हिंदुत्व, सनातन और राष्ट्र की वंदना करते हैं, आराधना करते हैं। आपने सही कहा कि इंद्र जिमि जंभ पर, बाडव सुअंब पर, रावण सुदंभ पर रघुकुल राज हैं, पवन बरिबाह पर, शंभु रतिनाह पर, ज्यों सहस्र बाहु पर राम द्विज राज हैं, दावा द्रुम दंड पर, चीता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज हैं, तेज तम अंश पर, कान्हा जिमि कंस पर, ज्यों मलेच्छ वंश पर सेवर शिवराज हैं। अभूतपूर्व आपकी व्याख्या और मीमांसा के लिए आपको कोटिशः हृदय से धन्यवाद। और एक लंबा विमर्श हम लोगों ने किया है।
आज के पाथेय प्रदान करने वाले, आज का उद्बोधन प्रदान करने वाले राष्ट्र गौरव शिवाजी पर, भारत की एकात्मकता का समीकरण स्थापित करने वाले डॉक्टर भवेश जी का बहुत बहुत अभिनंदन। प्रभाकर चौहान जी, शशांक यादव जी, शनि कुमार जी, आशुतोष गुरु जी का बहुत बहुत अभिनंदन। और इस कार्यक्रम को अत्यंत धैर्य के साथ संचालित करने के लिए हम लोगों के बीच जो आज के इवेंट को संचालित कर रहे थे, ऐसे हरदीप जी का हृदय से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने धैर्य के साथ इस कार्यक्रम को चलाया है। और यह महत्वपूर्ण विमर्श लाखों के मध्य पहुंचेगा और एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा, इसमें संशय नहीं है। और इसी के साथ जय भवानी, जय शिवाजी, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के साथ भारत माता वंदे मातरम, जय श्री राम। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल लोक पहल।